Welcome back, students. We are doing chapter environment and development, or development keeping in intact environment. That means sustainable development. आगे हम पढ़ेंगे आज ग्लोबल इश्यूज. सिर्फ इंडिया का नहीं, जो ग्लोबल इश्यूज पूरे वर्ल्ड का इशू है ड्यू टू डेवलपमेंट, ड्यू टू high number of economic activities. Page number 135, global environmental issues. Page number 135, global environmental issues. Environmental degradation is a global issue. Environmental degradation का मतलब होता है environment को degrade, नीचे लेके आना. Excessive use of non-renewable resources and high consumption levels have resulted in the problems of global warming and ozone depletion. There are two problems. Globally, ये दो problems हैं जो हर country face कर रही है. The first is global warming. What is global warming? Global warming का मतलब होता है हर साल एक जर्नल एवरेज टेम्परेचर का राइज करना. इसको मैं माइक्रो लेवल पे एक्सप्लेन करता हूं. माई बर्थडे इज इन मिड ऑफ अक्टूबर, 16th अक्टूबर. व्हेन आई सी द पिक्स, मैंने अभी कुछ लास्ट मंथ पिक्स देखी हैं अपनी बचपन के बर्थडे की. वो यूज टू पुट द पुलोवर्स एंड जैकेट्स. आज से कुछ 30 years पुरानी बात है ये. I'm 32. So I saw my second, third, fourth birthday pics and I was completely in jackets. My mother is in shawl in October. And now we are using ACs. If not ACs, at least we are using fans in October. In these 30 years. पर ये difference हमें कैसे पता लग रहा है? Average basis पर. And this is called global warming. अब जो मैंने आपको बताया, you cannot write it. That is just an example. इससे problems क्या हो रही हैं? Ice melt हो रही है, water level increase कर रहा है. इंडोनेशिया के काफ़ी सारे islands, बाली is one of the point, शायद 5 साल बाद नहीं रहेगा. जिस एवरेज लेवल पर वाटर बढ़ रहा है, उस पॉइंट पर बाली डूब जाएगा. पूरी की पूरा आइलैंड, कंट्री डूब जाएगी. एंड दैट इज प्रिडिक्टेबल. इफ नॉट प्रिडिक्टेबल, दैट इज अगर इस एवरेज पे चलता रहा तो अर्थ तो ऊपर जाएगी नहीं, वाटर ही ऊपर आ रहा है. मैनी एग्जाम्पल्स. इफ यू सी द न्यूज, रशिया में पोलर बियर्स के अटैक शुरू हो गए हैं घरों में. बहुत एक्सट्रीम रेयर हाउसेज हैं जो एक्सट्रीम में रहते हैं, जो विलेजेस हैं वहाँ पर घर हैं, वहाँ पे पोलर बियर्स ने एंटर करना शुरू कर दिए. बिकॉज दे डू नॉट हैव एरिया टू लिव, दे विल फाइंड समवेयर एल्स. एंड दिस इज व्हाट द ग्लोबल वार्मिंग इज डूइंग टू आवर कंट्री और टू द वर्ल्ड. ग्लोबल इशू तो आई विल से टू द वर्ल्ड. The gradual increase in the average temperature of Earth's lower atmosphere is called global warming. Lower atmosphere in which we live. उसका जो gradually rise हो रहा है temperature, that is global warming. It occurs due to the greenhouse gases like carbon dioxide, methane, other gases which have the capacity to absorb heat through burning fossil fuels and deforestation. पेड़ों को काट रहे हैं हम घर बनाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या करें? वुड चाहिए, वुड को प्रोड्यूस करने कर ही नहीं सकते, वी आर कटिंग द ट्रीज. अब इंडिया के अंदर अभी लास्ट वीक कोल को कमर्शलाइज कर दिया गया है. शायद आप में से कईयों को पता होगा, कोल माइनिंग कमर्शलाइज कर दी गई है. कि पहले सिर्फ गवर्नमेंट ही कोल माइनिंग कर रहा था, अब प्राइवेट सेक्टर भी आके कोल माइनिंग कर सकता है. ऑन अ फर्स्ट इंस्टेंट इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि प्रॉफिट बहुत होगा. बट यू नो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उन्होंने कुछ नहीं देखना फॉरेस्ट है कि रिवर है, उन्होंने तो सिर्फ माइनिंग करनी है. एंड दैट गोज अगेंस्ट एनवायरमेंट.
अब वो लॉ पास करना ज़रूरी भी था, पर पास करने के कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता है क्या होने वाले हैं. They are two extremes, either yes or no. There is no in between economics and environment. Much of the recently observed and projected global warming is human induced. Underline human induced. जो ग्लोबल वार्मिंग है, काफ़ी सारी रिसर्च हुई है, वो हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रही है. ये कोई नेचुरल फिनोमिना नज़र नहीं आ रहा है. The atmospheric concentrations of carbon dioxide and methane has been increased by 31% and 149% since 1750. कुछ 250 से 300 सालों में 150% इतना ज़्यादा इंक्रीज किए हैं. ये pollutants in air that induces the global warming. During the past century, the atmospheric temperature has risen by 1.10% Fahrenheit. देखने में ये बहुत छोटी अमाउंट है, पर ये सिर्फ देखने में छोटी अमाउंट है. इसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है. Melting of polar ice resulted in the increase in sea level and risk of coastal flooding has increased. Dispersion of drinking water supply is dependent on snow melts, extinction of species, more frequent tropical storms, increased incidence of tropical diseases. और यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, बट ये लास्ट ईयर प्रूव हुआ है. तो मैं चाहता हूँ आप 7th पॉइंट लिखें. 7th पॉइंट लिखें, परमाफ्रोस्ट ऑफ डेडली डिजीजेस. परमाफ्रोस्ट ऑफ डेडली डिजीजेस. बहुत सारे वायरसेस आइस के अंदर जमे हुए हैं. ये भी लास्ट टू लास्ट ईयर प्रूव हो चुके हैं. जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है. क्योंकि आइस मेल्ट हो रही है तो वो वायरसेस एयर में आ रहे हैं, और जब वो एयर में आ रहे हैं तो डिजीजेस बढ़ेंगे. एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अभी तक प्रूफ नहीं हुआ, बट यू नेवर नो. COVID-19 is one of the result of permafrost of ice. पॉसिबल है, इट इज़ वन ऑफ दैट रीज़न. ये प्रूफ हो गया कि ये लेबोरेटरी बोर्न नहीं है, ये नेचुरल बोर्न है. अभी यहाँ पर भी ऑप्शंस चल रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ, दिस इज द फर्स्ट वायरस आवर एनवायरमेंट इज फेसिंग, वी आर फेसिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. A United Nations Conference on Climate Change held in Tokyo, Japan in 1997 resulted in an international agreement to fight global warming, which called for reduction in emissions of greenhouse gases by industrialized nations. जितनी कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा हो रही है, उन्होंने एक अग्रीमेंट साइन की है कि हम ऐसे गैसेस को कम करने की कोशिश करेंगे. बट यू नो, आई नो, वी ऑल नो, गवर्नमेंट रेस में लगी हुई है कि हमारी जीडीपी ज़्यादा ग्रो करे. चाइना चाहती है इंडिया की जीडीपी, चाइना चाहती है कि अमेरिका से ज़्यादा जीडीपी हो, इंडिया चाहती है चाइना से ज़्यादा जीडीपी हो हमारी. तो वी आर इनटू द रेस, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करना. ओजोन डिप्लीशन, द सेकेंड ग्लोबल एनवायरमेंट इशू. व्हाट इज द फर्स्ट? ग्लोबल वार्मिंग. सेकेंड, ओजोन डिप्लीशन. व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? देयर इज एन, दैट इज समथिंग साइंस. आपको पता होगा, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा. There is a thick layer of ozone in the atmosphere. सन की जितनी यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो फिल्टर होके आती हैं. पॉजिटिव अर्थ पे आ रहा है, अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर पे जा रहा है, और नेगेटिव उससे बाउंस बैक करके स्पेस में चला जाता है. बट ओजोन डिप्लीशन में वो जो लेयर है वो थिन हो रही है, पतली हो रही है, और बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर होल भी हुआ है. उस होल से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ में एंटर कर रही हैं, जिससे कैंसर जैसी प्रॉब्लम, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम आई है.
ये सारी प्रॉब्लम्स उसी वजह से आई हैं। 200 साल पहले कैंसर थोड़ा होता था, कैंसर तो अभी होना शुरू हुआ है, और भी नई नई प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। एंड जस्ट गुड न्यूज वी रिसीव्ड लास्ट मंथ, जो होल था वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। नेचुरल रिसोर्स अपने आप एटमॉस्फेयर ने उसको हील कर लिया है। जैसे कोई चोट लगती है, हमारी बॉडी इम्यूनिटी उसको हील कर लेती है, वो हील हो चुकी है। बट पूरे अर्थ में वो थिन हो रही है लेयर, थिक से। होल खत्म हो गया, फिनिश हो गया, हील हो गया है, बट लेयर डिप्लीट कर रही है, ओजोन डिप्लीशन। सेकेंड प्रॉब्लम वी आर फेसिंग, it refers to the phenomena of reduction in the ozone layer in the atmosphere. It is caused by the high level of chlorine and bromine compounds in the atmosphere. Stratosphere is the element of atmosphere. Origin of these compounds are chlorofluorocarbons, used as cooling substances in air conditioners and refrigerators, or as aerosol propellants, and bromofluorocarbons used in fire extinguishers. सिंपल, आपके घर में एसी है तो आप ओजोन डिप्लीशन को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसके पीछे से जो गर्म हवा निकलती है, उसमें जो हम यूज करते हैं कूलेंट्स के लिए, दैट इंक्रीजेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर। डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। 1. More ultraviolet radiations comes to earth, causing damage to living organisms, skin cancer in human, low production of phytoplankton affecting underlying aquatic organisms. 2. Influence of the growth of terrestrial plants. ऐसे plants की जरूरत नहीं होती बट ये increase कर रहे हैं, poisonous. Between this 10 year, a reduction of 5% in ozone layer was detected. Since ozone layer prevents most harmful ultraviolet radiations from passing through the Earth's atmosphere, so reduction in ozone layer generated worldwide concern. ये प्रॉब्लम इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की है, leading to adoption of the Montreal Protocol banning the use of chlorofluorocompounds as well as other ozone depleting chemicals such as carbon tetrachloride, trichloroethane, methyl chloroform, and bromine compounds such as halogens. You can write just halogens. पेपर में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, आपको नॉलेज होनी चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन के कैसे आएगा वो हम बाद में देखेंगे, बट ये नॉलेज होगी तो क्वेश्चन बना पाएंगे आप। सो halogens, दिस इज नथिंग बट the chemicals which deplete the ozone layer. What is the state of India's environment? चलिए हमने global issues पढ़ लिए। What is global issues? Global environment issues are the concerns related to environment worldwide. There are two. Number one, global warming, rise in the average general temperature of the world or lower atmosphere. 2, ozone depletion, the reduction in the thickness of ozone layer in the atmosphere. Now, what is the state of India's environment? इंडिया की environment कैसी है? जैसे हमने पहले पढ़ा है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, लेक्चर 1 में, इंडिया की जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही ज़्यादा है। इन्वायरमेंट, इंडिया का इन्वायरमेंट बहुत ही सस्टेन्ड है। वी हैव वाटर, वी हैव एयर, वी हैव फॉरेस्ट, वी हैव सॉइल, वी हैव बर्ड्स, वी हैव मैमल्स, and but we have human beings, and that's the problem, the idiotic human beings. You should not write that. Let's see the state of India's environment. India has rich quality and quantity of natural resources. It is clear from the following points. ये वो points हैं जिसमें हम बता रहे हैं इंडिया के कितने ज़्यादा अच्छे क्वांटिटी और क्वालिटी में नेचुरल रिसोर्सेज हैं। 1, India has rich quality of soil, hundreds of rivers and its tributaries, lush green forest,
plenty of mineral deposits beneath the land surface, vast stretch of Indian Ocean, ranges of mountains, etc. The black soil of the Deccan Plateau is particularly suitable for the cultivation of cotton. It has led to concentration of textile industries in this region. The Indo-Gangetic Plains, गंगा के आसपास लगते हुए एरियाज, नॉर्थ इंडिया बेसिकली, spread from Arabian Sea to Bay of Bengal, are one of the most fertile and intensively cultivated and densely populated regions in the world. पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड इंडिया में है. India's forests, through unevenly distributed, provide green cover for majority of its population and natural cover for the wildlife. अमेरिका के अंदर हम ब्राज़ील की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, वहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो स्ट्रेच में है. इंडिया के फॉरेस्ट स्कैटर्ड है. सम इन हिमालयाज, थोड़ा नीचे आते हैं इन उत्तराखंड, थोड़ा नीचे आते हैं सम इन ओडिशाज, बे ऑफ बंगाल में, इधर गुजरात में, एंड देन ऊटी वाली साइड पे स्कैटर्ड है. बट स्टिल it gives the natural cover to the wildlife. Large deposits of iron ore, coal, natural gas are found in our country. India alone accounts for nearly 20% of world's total iron ore reserves. Bauxite, copper, chromate, diamonds, gold, lead, lignite, manganese, zinc, uranium are also available in different parts of the country. I just want आप यहाँ पर एक लाइन लिखें. Do write that. It's not the seventh part. I repeat, it's not the seventh part. It is just related to this. लिखिए. From the above points, we have seen that from the above points, we have seen that India's environment has abundant resources. India apostrophe S environment. India's environment has abundant natural resources. Full stop. The problem is not the availability of the natural resources. The problem is not the availability of natural resources, but the overuse of these resources, and that too in inefficient manner. The overuse of these resources को हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा यूज़ करना. Overuse of these resources, and that too in inefficient manner. सही ढंग से यूज ना करना. बेसिकली ओवर यूज ऑफ एनवायरनमेंट एंड मिस यूज ऑफ एनवायरनमेंट दोनों आ गए इसमें. So we have done the two key global issues of environment, which is 1, global warming, 2, ozone depletion, and the state of India's environment or the resources we have in India, natural resources. Threat to India's environment. India की environment में क्या threat है? The developmental activities in India have resulted in pressure on its finite natural resources. Natural resources कभी infinite तो हो नहीं सकते हैं, तो finite ही. Besides creating impacts on human health and well-being, air pollution, water contamination, soil erosion, deforestation, and wildlife extinction are some of the most pressing environmental issues of India. अब इंडिया में कौन से environmental issues हम डिस्कस करने वाले हैं, या इंडिया में क्या environmental issues आ रहे हैं
This is we are going to study. Before that, we'll do certain questions related to this topic. So let's proceed with the questions. Page number 139, question number 22. Page 139, question number 22. How has supply-demand relationship led to degradation of environment? Environment हमारी degrade कर रही है, इसको explain करेंगे supply-demand relationship से. Basically, this is called supply-demand reversal. Explain the supply-demand reversal of environmental resources. What is supply-demand reversal? Natural resources की supply तो बढ़ाई जा नहीं सकती. सप्लाई होगी परफेक्टली इनइलास्टिक. अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उस चीज का प्राइस बढ़ता है. बट जब नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड बढ़ती है तो समटाइम्स प्राइस की जगह सप्लाई डिप्लेट करनी शुरू हो जाती है और कम होनी शुरू हो जाती है. दिस इज कॉल्ड सप्लाई डिमांड रिवर्सल इफेक्ट. बिफोर द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, the rate of resource extraction was less than the rate of regeneration of these resources. That is, demand was less than supply. Please underline, demand was less than supply. But with expanding population and the growing needs, the demand for resources for both production and consumption went beyond the rate of regeneration of the resources. This has resulted in the reversal of supply-demand relationship for environmental resources, as now there is very high demand for environmental resources and services. Please underline, high demand. अब डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है नेचुरल रिसोर्सेज की, बट देयर सप्लाई इज लिमिटेड एंड इवन दिस लिमिटेड रिसोर्सेज आर बीइंग ओवरयूज्ड एंड मिसयूज्ड. आगे लिखिए, आगे लिखिए. यहाँ पे वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं की है जो मैं आपको बता रहा था, इसके आगे एक्सप्लेन कीजिए. Being supply perfectly inelastic, being supply perfectly inelastic, supply being perfectly inelastic या being supply perfectly inelastic, कहने का मतलब है supply perfectly inelastic है. Supply being perfectly inelastic, comma, and increase in demand of natural resources and increase in demand of natural resources has messed up, MESSED, messed up the equilibrium balance between them. Messed up the equilibrium balance between them. Full stop. Them मतलब डिमांड सप्लाई में जो इक्विलिब्रियम बैलेंस पहले से बना हुआ था वो खत्म हो चुका है, खराब हो चुका है. फुल स्टॉप. This is known as the supply demand reversal of environmental resources. This refers to the supply demand reversal of environmental resources. Full stop. Next question. Question number 23. Question number 23.
The government of India is taking several steps to improve the public transport system. इंडिया अपनी तरफ से काफ़ी काम कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा हो जाए. द मेट्रो रेल नेटवर्क इज वन सच एंडेवर. दिल्ली मेट्रो की बात हो रही है. द बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस स्ट्रैटेजी इज टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस स्ट्रैटेजी? डेफिनेटली यस. दैट इज़ अनदर थिंग. जब आप मेट्रो रेलवेज बनाएंगे तो आपको कुछ इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना ही पड़ेगा. यू आर सपोज टू डू दैट. बट इन द लॉन्ग रन दैट मेट्रो helps us to reduce the traffic. The metro will help to use less use of diesel, petrol in the cars, and hence it will help to reduce the environmental degradation. I firmly believe that this strategy is good. I think the government strategy is correct. Improving the public transport system will motivate people to use this mode of transport instead of using their personal vehicles. This will definitely help to reduce environmental degradation, as studies have indicated that emissions of harmful gases from trains are nearly half as that of car. Per passenger per kilometer स्टैंड्स फॉर एक ट्रेन में जितनी इमिशन हो रही है ऑब्वियसली वो कार से ज़्यादा होगी, बट एवरेज बेसिस पे टोटलिटी में वो कम होती है. वन बस इमिट्स फार फ्यूअर फ्यूम्स दैन 20 कार्स. सो एयर पोल्यूशन विल रिड्यूस एंड द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट विल इम्प्रूव. बट जब तक मेट्रो नेटवर्क पूरे इंडिया में आएगा तब तक एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मिसयूज हो चुकी होगी. क्वेश्चन नंबर 24. That is the case study. ये case study है. Government allocates forest lands to industries to use forest materials. Government allocates forest lands to industries to use the forest materials as industrial raw materials. 20 years after setting up a paper mill in Uttar Kannada area, bamboo has been wiped out from the area. Even if a paper mill employs thousands of workers, but they will deprive the daily needs of million people, is it acceptable? What do you think? केस को समझे पहले. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि उस एरिया में बहुत सारे बैम्बू है. आप फॉरेस्ट का बैम्बू एरिया है उत्तर कैनरा, नॉर्थ कैनरा. वहां पे बोला गया है गवर्नमेंट ने कि इस फॉरेस्ट में बहुत सारे बैम्बू हैं. आप यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री लगाएंगे आप फ्री में फॉरेस्ट का मटेरियल यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी. बट 20 साल में सारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया, बैम्बू खत्म हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रीज ने बैम्बू यूज तो कर लिया बट उसको रिप्रोड्यूस के लिए, रीजनरेशन के लिए टाइम नहीं दिया. अब बेनिफिट क्या है? हजारों लोगों को जॉब मिली. नुकसान क्या है? इन्वायरमेंट डिग्रेड हो गया. नाउ डू यू थिंक गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी ओके थी? डू यू बिलीव दैट स्ट्रैटेजी इज गुड? आई डोंट थिंक सो. अगर ये वर्चुअल क्लास ना होती तो मैं आप सबसे पूछता, फिर आपके ओपिनियन से मैं एक आंसर बनाता. तभी हमारा सिलेबस बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है मेरे हिसाब से इंडियन इकोनॉमी का, बिकॉज आपके ओपिनियंस नहीं लिए जा रहे हैं. ऑथर और मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. नहीं तो मुश्किल से हमारे 3-4 क्वेश्चन होते थे डेली. दैट्स इट. चलिए बैक टू द टॉपिक. आई डोंट बिलीव दैट दिस इज ट्रू. अब फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं यूज करने के लिए. दैट इज नॉट गुड. मिलियंस ऑफ पीपल डिप्राइव हो जाएंगे, फ्यूचर डिप्राइव हो जाएगा कुछ हजार लोगों को जॉब के लिए. डज नॉट मीन कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, पॉवर्टी खत्म करो और इन्वायरमेंट को खत्म करो. एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी. थोड़ी ज़्यादा स्पीड से नहीं तो थोड़ी कम स्पीड से. इन्वायरमेंट रहेगा तब ना. अगर इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा तो फ्यूचर तो होगा ही नहीं. सो आई डोंट अप्रूव दिस स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट. लेट्स सी व्हाट द ऑथर सेज. नो,
I do not think that is acceptable. The negative impacts of such a decision far outweighs the positive impact. जो नेगेटिव रिजल्ट निकाल के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, आउटवेट कर रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट को. Deforestation has many adverse effects like soil erosions, loss of biodiversity, dispersion of the climatical cycle. Therefore, to benefit, underline, this is the main line, to benefit few thousand people, कुछ हजार लोगों को फायदा देने के लिए आप लाखों लोगों का फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. आई रिपीट, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज द लैक्स फ्यूचर फॉर थाउजेंड्स प्रेजेंट. दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, आई बिलीव. क्वेश्चन नंबर 27, a very interesting question. Explain the relationship between environment and the economic development. Environment और economic development का क्या impact है? पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. अभी तक डिफरेंट इकोनॉमिस्ट इस चीज पे सहमति नहीं बना पाए, एक पॉइंट नहीं बना पाए. कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है अगर डेवलपमेंट होती है तो इन्वायरमेंट खराब होती है, क्योंकि जब डेवलपमेंट होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सप्लॉयट होंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सप्लॉयट होंगे तो इन्वायरमेंट खराब होगा. जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर डेवलपमेंट होगी तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा. क्योंकि जब डेवलपमेंट होगी तो हमारे पास नए रिसोर्सेज बन के आएंगे कि हम इन्वायरमेंट को कैसे ठीक रख सकते हैं. वी कैन यूज 5-star ACs, वी कैन मेक न्यू टेक्नोलॉजीज जो इन्वायरमेंट को ठीक रखे, और वो तो तभी होगी जब डेवलपमेंट होगी. एंड अगर देखा जाए तो दोनों ही सही कह रहे हैं. देयर इज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. आई रिपीट, the positive relation, the negative relation and the positive relation. So the relation between environment and development is unknown. Depends, it is subjective and relative in nature. Depends person to person, depends time to time. चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का नेगेटिव रिलेशन है. इंडिया डेवलप कर रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रही है. चाइना डेवलप कर रहा है, इन्वायरमेंट खराब हो रही है. यूरोपियन नेशंस में और जापान में इनका पॉजिटिव रिलेशन है. डेवलपमेंट हो रही है, इन्वायरमेंट बेटर हो रही है. डेनमार्क, फिनलैंड, जापान, ये वो कंट्रीज हैं जहां पर डेवलपमेंट के साथ इन्वायरमेंट बेटर हुई है. So that is subjective and relative in nature. It's a complex phenomenon. The question is, explain the relationship between environment and economic development. There are two views, underline two, there are two views on how economic development affects environment. According to the first view, economic development degrades our environment, this, by using natural resources for production of goods and services. Economic development results in pollution in the form of air pollution, water pollution, and land pollution. They mean to say the soil pollution, infertility of land. According to the second view, economic development improves environment quality. The discovery of new materials sources not only use less of natural resources than before, but sometimes replace them. Development हो रही है तभी तो solar energy use हो रही है. You cannot use solar energy अगर development ही नहीं होगी तो.
but sometimes replace them. Thus, with the economic development, degradation of environment decreases. So, what's your take on that? From the above discussion, we find that relationship between environment and economic development is, please underline, dynamic and complex. इन दोनों का रिलेशन बहुत डायनामिक है और मतलब डायनामिक इज चेंजेबल. अंडरलाइन द वर्ड डायनामिक. डायनामिक का मतलब है चेंजेबल, बार बार चेंज होता है. एंड कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू असर्टेन. अंडरलाइन कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू असर्टेन या डिफिकल्ट टू मेजर. It is difficult to decide whether the economic development leads to degradation of environment or upgradation of environment. और नॉट की जगह अंडरलाइन करके लिख लीजिए, और नॉट को अंडरलाइन करके लिखिए अपग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट और अपग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. अनडाउटेडली economic development leads to excessive extraction of natural resources and generation of pollutants, but it introduces the new processes, materials, discoveries. We should be careful and ensure that economic development should not damage the environment. Underline, economic development should not damage the environment. So your answer is, in simple words, long story small, in simple words, the relation is dynamic and complex. It changes time to time, place to place, person to person. Last question for today, question number 28. Last question for today, question number 28. Today, development has become a burden on natural environment. Comment. आज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पे बर्डन बन चुकी है. इस केस में यस, हमारे केस में यस. इंडिया की कोई 4 सिटीज जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई. मोस्ट डेवलप्ड सिटीज मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई. अब मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपको पता चलेगा. वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेली बेसिस पे ट्रैफिक मुंबई में रहता है. एवरी ईयर मोस्ट नंबर ऑफ रेप्स and the most polluted city is Delhi. We'll consider the pollution first. Air pollution. Bangalore, city of lakes. वहाँ की लेक्स में फ्यूम्स, पॉइजनस फ्यूम्स आने शुरू हो चुके हैं. मीन्स आप मॉर्निंग उठते हैं, इन एनी डे ऑफ अ मंथ आपको फ्यूम्स हवा में नजर आते हैं और वो फ्यूम्स पॉइजनस होते हैं. वाइल्ड लाइफ को खाने में पोचिंग या फिर खाने में क्रैकर्स दिए जा रहे हैं जिससे डेथ हो रही है वाइल्ड लाइफ की, या पोचिंग बहुत ज़्यादा है. और ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये फैक्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं. इसमें से कुछ फैक्ट्स तो आपको पता भी होंगे. एंड यस, इन इंडिया डेवलपमेंट इज बर्डन टू एनवायरनमेंट. द प्रेजेंट थिंकिंग with regard to relationship between nature and development is that there should be maximum exploitation of natural resources for development. आज का कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है. आज का कंसेप्ट क्या है? वो कंट्री जीत रही है, वो कंट्री कमा रही है जो नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रही है. मतलब हमारी अजम्पशन ही गलत है. जो कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ कर रही है वो कंट्री आगे जा रही है.
As a result, people are using natural beyond its carrying capacity. Our present technology is creating number of environmental problems. A number of non-degradable materials are being produced in present day through the production technology. They are talking about plastics. Following are some of the important reasons responsible for the heavy burden on nature. 1. Rise in human population in underdeveloped countries. Population बहुत बढ़ रहा है, population explosion underdeveloped countries में. 2. Affluent consumption style in developed countries. Developed countries बहुत ज़्यादा consumption कर रही हैं, luxury की demand कर रही हैं, जबकि इतनी luxury की demand की requirement नहीं है. पैसा है, they demand, producer will produce, and hence exploitation of natural resources. Misuse of production technology in almost all the countries and underline poor planning of development. As a result of above, there is a reckless means बगैर सोचे समझे. Reckless is without proper planning. Reckless use of resources creating underline negative effects on the society. The negative effects of development on nature are pollution, degradation of resources. आगे एक लाइन लिखिए last. Considering Indian economy, considering Indian economy, we may certainly say that development is a burden on environment. Development is a burden on environment. Full stop. In lecture number 3, we will do the key issues of India's degradation of environment. India में क्या problems currently आ रही हैं in context of environment. Bye bye, take care, God bless.